अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको मैं 2-3 उसमें किस्तों में वीडियो में अपलोड करूँगी ताकि कोई मसला ना रहे। ठीक है, द कंसेप्ट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोगों ने जिन्होंने मैट्रिक में पढ़ा होगा उन्होंने भी आइसोमर्स का कोई ना कोई कंसेप्ट ज़रूर पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैट्रिक में भी आपने थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। तो कंसेप्ट ऑफ जो आइसोमेरिज्म है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आप ही बुक से लिखिए, बहुत सिंपल। टू और मोर कंपाउंड्स जिनका बज़ाहिर मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा लगता है, लेकिन जब हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स, क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला बज़ाहिर देख के एक लग रहा है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला ही तो आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी चाहे फिज़िकल हो या केमिकल हो, और जो ये सारी डिपेंड करती है ऑन द स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल एक कोई भी कंपाउंड है उसका अगर दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, 2 कंपाउंड्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं और फिज़िकल भी। कभी कभी होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम होती है लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ज़रूर चेंज होती है, कभी कभी मतलब दोनों। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो जब होंगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें केमिकल और प्रॉपर्टी फिज़िकल दोनों चेंज होती हैं, और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जस्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। लेकिन बहरहाल स्ट्रक्चर फार्मूले का ताल्लुक ये होता है कि उसकी वजह से कंपाउंड की जो है प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ आपको 2 चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है कि ये जो एटम है, ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम है और इसमें हर एटम की तादाद कितनी है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी भी हमें ये नहीं बताता कि ये जो एटम है किस तरह अरेंज है और उनके दरमियान ये बॉन्डिंग कैसी हुई है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें स्ट्रक्चर फार्मूला से मिलती है। जैसा कि मैं आपको ऐसे इधर इसी में टॉपिक में दिखा दी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये देखिए C4H10 है ना, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब हम ये देखते हैं तो हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें 2 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देता है कि टाइप ऑफ एटम कौन सा मौजूद है, ये हमें सिर्फ ये बता रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, और हमें बता रहा है नंबर ऑफ़ ईच एटम प्रेजेंट, यानी ये बता रहा है कि हमें 4 एटम कार्बन के हैं और 10 एटम हाइड्रोजन के हैं। लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि कार्बन और हाइड्रोजन कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान किस किस्म का बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जबकि जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो हमें ये दोनों डिटेल्स तो देता ही है, यानी टाइप ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ ईच एटम प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन तो देता ही है। इसके साथ साथ हमें ये भी इन्फॉर्मेशन देता है कि ये एटम्स आपस में किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसी टॉपिक में से एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखिए ये है ना स्ट्रक्चर फार्मूला, ये देखिए यहाँ पे ये भी बता रहा है, ना सिर्फ ये बता रही है, ये तो बता रहा है कि 4 एटम है, ये भी बता रहा है कि कुल सारे एटम हाइड्रोजन एटम को काउंट करो तो ये 10 निकलते हैं, 1 3 2 7 10। ठीक है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी बता रहा है कि ये एटम्स आपस में किस तरह जुड़े हुए, ये हमें बता रहा है कि कार्बन टू कार्बन एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और साइड पे हाइड्रोजन है और कार्बन आपस में कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन हमें स्ट्रक्चर फार्मूला से मिलती है। तो वही बात है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता, इतनी स्ट्रक्चरल डिटेल नहीं देता जितना हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला देता है, और यही वजह है कि किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ का इन्हिसार उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला पे होता है। ठीक है, अगर 2 कंपाउंड्स हैं उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, बेशक उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। ठीक है, अब हम यही इसकी आपकी बुक वाली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज़। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा तो ऑफ कोर्स प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। कुछ केस में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, कुछ केस में दोनों डिफरेंट होती हैं। आर सेड टू बी आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स। यानी आपको वही वाली बात बताइए कि जब हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं तो वो हमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी बताता है और बॉन्ड्स भी बताता है, साथ साथ वो तो बताता ही है, वो इन्फॉर्मेशन तो देता ही है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला देता है। मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ टाइप ऑफ एटम की इन्फॉर्मेशन भी देता है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच मतलब
काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट की भी देता है, लेकिन साथ साथ हमें अरेंजमेंट ऑफ एटम की इंफॉर्मेशन भी देता है और बॉन्ड किस किस्म के प्रेजेंट है, डबल है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू हैव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इज ब्यूटेन। अच्छा, जब सबसे जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो अभी तक पता चला है, जिसका हाइड्रोकार्बन मैंने आपको ये बताया, ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और नाम जैसे बता रहा है कि इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होते हैं। तो सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन जो कि जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, ब्यूटेन, यानी C4H10 का। अब सवाल ये कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन का क्या मसला है। जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, इन सब का इन तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला आप किसी तरीके से भी बना लो, इन तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक है और इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला भी एक है। जब आप किसी भी तरीके से बनाओ, सिर्फ एक ही तरह का स्ट्रक्चरल फार्मूला इन तीनों का पॉसिबल है, मीथेन, इथेन और प्रोपेन का। और चूँकि इनमें कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसीलिए ये जो है आइसोमरिज्म का फिनोमिना नहीं शो करते। आइसोमरिज्म का फिनोमिना तो तभी शो हो सकता है ना जब कोई है एक जैसा मॉलिक्यूल है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो। ठीक है, लेकिन चूँकि मीथेन, इथेन और प्रोपेन का एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है और एक ही स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसलिए वो आइसोमरिज्म का फिनोमिना नहीं शो करते। लेकिन जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में से जो पहला, जो सबसे छोटा वाला जो हाइड्रोकार्बन है, सिंपलेस्ट का मतलब है सबसे सिंपल, सबसे छोटा वाला हाइड्रोकार्बन जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स शो करता है वो है ब्यूटेन। उसका फार्मूला है C4H10। ठीक है, अब अल्केन, मीथेन एंड प्रोपेन डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ आइसोमरिज्म बिकॉज ईच एग्जिस्ट इन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म ओनली। वही बात है जो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इनकी एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्म है। इफ़ वी स्टडी द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन और अदर हाइड्रोकार्बन, अगर हम, हाँ ये बात है कि अगर हम ब्यूटेन से ऊपर जाते जाएँ, ठीक है, और अदर हाइड्रोकार्बन्स of the alkane family, we will observe that it is possible to arrange the atoms present in a molecule in more than one way to satisfy all the valencies। valencies का मतलब ये होता है कि हर एटम की एक कैपेसिटी होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने की। जैसे कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की कैपेसिटी होती है कि कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं। अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनने, हाँ जी, और ना, अच्छा दूसरी बात है कि जी हर जो एटम की कैपेसिटी होती है वो उसकी एक तरह से अच्छा जो वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, कार्बन जो है उसकी वैलेंसी ये है कि कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो 4 बॉन्ड्स बनाना, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड बनाना जो है कार्बन की वैलेंसी है। ठीक है, यही बात आप जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उसमें भी आपने यही करना है। आपने बस, जब आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन आपको कितने लगाने होते हैं, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड्स ही बनाता है ना। ठीक है, तो एक कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ एक वक्त में सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ स्ट्रक्चर बना रहे होते हो और आपको नहीं पता होता कि हाइड्रोजन कितनी लगानी है, तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक है, अगर आपने कार्बन की ऑलरेडी कार्बन किसी 2 एटम के साथ बॉन्ड्स बना चुके हैं, 2 बना चुके हैं, तो मज़ीद अब उसमें कैपेसिटी 2 की और रह गई है, तो उस कैपेसिटी को फिल करने के लिए आप 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, आपको उसकी बॉन्डिंग पता होती है कार्बन की, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके हाइड्रोजन कितने लगने हैं। तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि कार्बन सिर्फ एक वक्त में 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, अगर उसने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाए हैं तो हाइड्रोजन के साथ उसका एक हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आपने मज़ीद हाइड्रोजन 2 लगाने हैं। अगर 1 बना रहा है तो मज़ीद हाइड्रोजन 3 लगाने हैं। अगर 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो आपने हाइड्रोजन 1 लगाना है। इस तरह आप हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम अल्केन भी थे, ये हाइड्रोकार्बन्स की ना 3 जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की वजह से साइक्लिक भी होते हैं, नॉन साइक्लिक भी होते हैं, लेकिन ये जो अल्केन है ये भी हाइड्रोकार्बन की एक टाइप है ना। ठीक है, ये अल्केन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये अल्केन भी तो हाइड्रोकार्बन की एक टाइप है ना, जिसमें सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आइए। ये जो हमने अल्केन पढ़े हैं ये भी हाइड्रोकार्बन की एक टाइप है, क्योंकि और इसमें ये होता है कि इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं कि ब्यूटेन भी एक अल्केन है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन
ये सारे एल्केन्स हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम इसके बड़े मेंबर्स की तरफ जाते हैं, यानी 5 मेंबर वाला क्या होता है पेंटेन, 6 मेंबर वाला क्या होता है हेक्सेन, 7 मेंबर वाला क्या होता है हेप्टेन। जैसे जैसे हम बड़े हाइड्रोकार्बन की तरफ जाते हैं, बड़े बड़े अल्केन्स की तरफ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स की तादाद बढ़ रही है। देखिए ब्यूटेन के पास सिर्फ 2 ऑप्शन था। ब्यूटेन जो है वो 2 तरीक़ों से, जैसे आपको मैंने बताया ना कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक तरह से अरेंज हो सकते हैं, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला एक है। लेकिन जैसे और ब्यूटेन के पास 2 ऑप्शन हैं, या वो ऐसे अरेंज होगा या वो ऐसे, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, या उसने ऐसे अरेंज करना है ये सिंगल बॉन्डेड, या उसने ऐसे बंद करना है कि ये कार्बन दरमियान में एक इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन, इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के पास 2 ऑप्शंस हैं। जैसे जैसे हम बड़े मेंबर्स की तरफ जाते हैं, पेंटेन की तरफ जाते हैं, तो पेंटेन क्या होता है, पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। पेंटेन के कार्बन आइटम्स को हम 3 अलग अलग तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह जैसे हेक्सेन के पास आते हैं तो और ऑप्शन बढ़ते जाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम बड़े मेंबर्स के पास चलते जाते हैं तो जो है पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाते हैं। बड़े बड़े मेंबर जैसे नंबर बढ़ेंगे तो बड़ी तेज़ी से पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते हैं। पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है, हेक्सेन की इससे ज़्यादा पॉसिबल है। तो तो बड़े बड़े मेंबर्स में हमें ये होगा कि हम एक ही कंपाउंड को, एक ही नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को हम मुख्तलिफ अलग-अलग तरीक़ों के साथ अरेंज कर सकेंगे। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि if we study the structural formula of butane or other hydrocarbons of the alkane family, we will observe that it is possible to arrange the atom present in a molecule in more than one way to satisfy all the valency, ठीक है। This means that it is possible to have 2 or more different arrangement फॉर द सेम मॉलिकुलर फार्मूला। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे हमारे पास 2 से ज़्यादा अरेंजमेंट होगी। ब्यूटेन तक तो सिर्फ 2 पॉसिबल अरेंजमेंट थी ना, जैसे जैसे बड़े मेंबर्स की तरफ जाएंगे ज़्यादा हमारे पास अरेंजमेंट्स आती जाएंगी मॉलिकुलर एक ही मॉलिकुलर फार्मूला के लिए। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन कैन हैव 2 डिफरेंट अरेंजमेंट और रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं फिर आपको स्टडी कर दी। जो ब्यूटेन है उसको आप या तो इस तरह कर सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ये 4 तरह इस तरह कर सकते हैं। वही अगर आप देखें इसमें मैंने आपको वही वाली बात बताई कि कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आप इस कार्बन की हाइड्रोजन कैसे मालूम करनी है। कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, एक बॉन्ड ये इसके साथ बना चुका है ये वाला, तो बाकी आप इधर 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो दरमियान वाला कार्बन है ये 2 बॉन्ड्स बना रहा है, सिंगल बॉन्ड्स, लेकिन इसकी जो वैलेंसी है 4 है, तो आप इधर 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो इसके साथ भी 2 लगाएंगे और इसने एक बॉन्ड बनाया तो इसका हाइड्रोजन नंबर आप क्या कहेंगे, जो बाकी उसकी वैलेंसी है, जो बाकी रिमेनिंग है 3, वो इधर आप हाइड्रोजन लगाएंगे। तो इस तरह आप उसकी वैलेंसी को, आप इस तरह नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स को मालूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अलग ये हो गया। अब ये एक उसका ये है एन ब्यूटेन, ये जो स्ट्रेट चेन में, ठीक है। अब आप एन ब्यूटेन की क्वालिटी ये भी है कि इसमें जितने कार्बन एटम है वो प्राइमरी है, यानी वो या तो एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है या 2 कार्बन के साथ। इसके अलावा यहाँ पे कोई कार्बन नहीं पाया जा रहा है, या तो एक के साथ डायरेक्टली अटैच है या 2 के साथ, जैसे दरमियान वाले। तो ऐसे कार्बन्स को प्राइमरी कार्बन्स कहते हैं। आइसोब्यूटेन में क्या है, ये तो चलो प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, लेकिन जो दरमियान वाला है वो बैक वक्त 3 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से ऐसा कार्बन जो बैक वक्त 3 कार्बन के साथ, ज़रूरी नहीं है कार्बन हो, कोई भी एटम हो, जो बैक वक्त 3 अलग अलग एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, अलग अलग एटम के साथ, तो हम इसे कहते हैं ये सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। अच्छा, यही बात है कि जब सेकेंडरी कार्बन किसी मॉलिक्यूल में मौजूद होता है तो हम उसके साथ कॉमन नेमिंग में हम उसका आइसो का नाम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एक सेकेंडरी कार्बन है ये वाला, जो कि इसके साथ भी बॉन्डिंग बना रहा है, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एक बैक वक्त 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो हम इसे सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। और इसी के नाम पे सेकेंडरी कार्बन की मौजूदगी वजह से हम इस ब्यूटेन को कहेंगे आइसोब्यूटेन, क्योंकि जब कभी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेकेंडरी कार्बन मौजूद होता है तो हम उसके नाम के साथ, ये कॉमन नेमिंग का मसला है कि हम आइसो लगाते हैं, ठीक है। और यही वाली बात है वैलेंसी सेटिस्फाई होने का मसला ये कि देखिए ये वाला कार्बन जो है 3 के साथ अटैच था, 3 वैलेंसी 4 है, तो फर्दर जो इसमें एक की कमी रहेगी तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया। ये कार्बन 1 के साथ अटैच था, 3 की कमी रहेगी, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ये 1 के साथ अटैच था, 3 की कमी है, 3, ये समझ आ गई आपको।
अब वो ये बता रहे द फैक्ट, अच्छा ये बता रहे हैं कि ब्यूटेन की जो है ना अभी तक सिर्फ के 2 पॉसिबल आइसोमर्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया। इसको एन ब्यूटेन क्यों कहते हैं? एन ब्यूटेन इसलिए भी कहते हैं कि इसमें सारे, एक तो ये स्ट्रेट चेन है, दूसरी बात है इसमें जितने भी कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन हैं। और इसको हम आइसोब्यूटेन भी कहेंगे। आइसोब्यूटेन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें जो कार्बन है, एक कार्बन ऐसा है जो कि सेकेंडरी कार्बन है, तो उसकी वजह से आइसोब्यूटेन होगा। अच्छा ये बता रहे हैं कि जो ब्यूटेन है उसके सिर्फ 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। दिस फैक्ट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटली भी ये बात साबित हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो आइसोमर्स होता है ये तो बेसिकली है एक ही कंपाउंड तो एक ही है ना, ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। कंपाउंड जो कंपाउंड है वो तो डिफरेंट नहीं है ना, सिर्फ स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। यानी ये केमिकली डिफरेंट नहीं है, ये दोनों केमिकली डिफरेंट नहीं है, बस स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होने की वजह से इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी। तो ये बात साबित हो चुकी है एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि जब इनकी एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि ये जो ब्यूटेन है इसके 2 आइसोमर्स हैं, क्योंकि उन दोनों की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। ठीक है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, डेंसिटी। तो इन दोनों की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आई हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, तो ये सारी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। दिस फैक्ट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट देयर 2 कंपाउंड्स विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट विद द सेम फार्मूला C4H10। आइसोमरिज्म इज़ नॉट पॉसिबल बट कॉमन इफ़ द कंपाउंड कंटेन्स मोर देन 3 कार्बन। वो ये आपको पता है ना, जैसे जैसे किसी कंपाउंड में कार्बन एटम की तादाद, कार्बन देखे जब तक प्रोपेन था तो एक तक कोई आइसोमर्स नहीं था। जब 4 हुआ, कार्बन का नंबर 4 हुआ तो ब्यूटेन तो 2 आइसोमर्स हो गए। पेंटेन हुआ, 5 कार्बन हुए तो 3 आइसोमर्स हो गए। वो ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ आइसोमर्स पॉसिबल है बल्कि ज़्यादा कॉमन होते जाते हैं इफ़ द कंपाउंड कंटेन्स more than 3 carbon atom। as the number of carbon atoms in a hydrocarbon increases, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है तो उसी तरह जो है तो पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर जो है वो भी इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, as the number of possible isomers also increases, the 5 carbon compound pentane। अब वो ये बता रहा है कि जो 5 कार्बन कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं पेंटेन, उसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। और जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है, तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर आप अल्केन में मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 30 तक पहुंचता है तो आइसोमर्स की तादाद 4 बिलियंस तक होते हैं। तो आप देखें कितनी एक्सपोनेंशियली ये नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मैं दूसरी वीडियो अपलोड करती हूँ रिलेटिंग टू टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म।